एज इंडिविजुअल्स तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एज अ नेशन हम नहीं पढ़ा रहे। अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को देखें और तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके एजुकेशन सिस्टम को देखें, हम कितना पीछे हैं? जितना आप इमेजिन कर सकते हैं ना उससे ज्यादा पीछे हैं। तो ये गैप तो हर लम्हे बढ़ रहा है। वही बच्चा जो एनईडी से निकलता है वो बाहर चला जाता है तो तरक्की कर लेता है, वही बच्चा जब यहाँ पर रहता है तो डिग्री हाथ में ले लेके फिरता रहता है। जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। मुतवातिर जितनी भी हुकूमतें आई हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन हैज नेवर बीन अ प्रायोरिटी। अब जो है वो डिग्रियों की वैल्यू नहीं होगी, अब आपकी स्किल की वैल्यू होगी। इस पर आप क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट से ही कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। नॉलेज तो आपको बहुत आगे तक ले जाती है, स्किल कहाँ तक ले जाती है? स्किल से तो आप मजदूर होते हैं। अगर मेरे पास दुनिया जहाँ का नॉलेज है मगर मेरे पास स्किल नहीं है, सर मैं सिर्फ बातें करूंगा ना। जिसके पास नॉलेज होते हैं उसके पास वो लोग होते हैं जो काम करके देते हैं। टेस्ला की बात कर रहे हैं या गूगल की बात कर रहे हैं, तो क्या उनके सीईओज जो है वो स्किल बेस्ड सीईओज हैं? Knowledge based CEOs, people with broader vision, and out of that vision they need technical laborers to get these things executed. आप इस ब्रेन ड्रेन को अच्छा समझते हैं? मैं इसको बुरा भी नहीं समझता कि बाहर जाके सीख के तो आ रहा है ना आदमी। नहीं, आ नहीं रहा ना सर, यही तो मसला है। हम नहीं आना चाहते, अब तो लोग ये कहते हैं। आपकी कोई एक्सपोर्ट्स तो है नहीं। The only thing that we have exported is our youth. तो आप ऐसे मौके प्रोवाइड कर दीजिए कि वापस आ जाए। इसराइल ने भी तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन किया ना। तो आप इंडिया में क्या हो रहा है? वो लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे अब अपनी कंपनियां इंडिया में खोल के काम कर रहे हैं। हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी आलमी रैंकिंग में नहीं है, इसकी क्या वजह है? हमने अपनी जामियात को बेसिकली ग्लोरिफाइड कॉलेजेस बनाया था, जबकि इवैल्यूएशन रैंकिंग का रिसर्च पे हो रहा है। अगर एनईडी यूनिवर्सिटी में पंजाब का किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता तो पंजाब में भी तो सिंध के वाले का नहीं होता। दुनिया भर में रिसर्च होती हैं, इनोवेशंस होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटीज इजादात क्यों नहीं करती? मेरी तरक्की और प्रमोशन का क्राइटेरिया में इजाद है ही नहीं। आपकी यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल का तनासुब क्या है? भाई ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल। पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता, आगे क्यों नहीं बढ़ता? क्या किसी कौम का तालीम पर फोकस ना करना उसकी नाकामी की वजह होती है? क्या हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि उसमें कोई गरीब का बच्चा पढ़कर तरक्की कर सके, बड़ा आदमी बन सके? क्या हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्रियां बांटती हैं या स्टूडेंट्स को कोई स्किल भी सिखाती हैं? आज की पॉडकास्ट में हम एजुकेशन से जुड़े इन इश्यूज़ पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिसकी 100 साल तारीख है, जनाब सरोश लोधी साहब, जिनका ताल्लुक एनईडी यूनिवर्सिटी से है। आइए उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला रफ्तार के लिए। अच्छा सर, स्टार्ट से ये बताएं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट रहे आज उसी के वाइस चांसलर हैं, कैसा रहा ये सफ़र? सर अगर मैं दोबारा मर के जीऊं तो शायद दोबारा यही करूंगा। आई रियली एंजॉयड थॉरली एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, being part of NED University, being part of academics, being part of academic administration. Nothing could be better than this, alhamdulillah. And that's why I feel कि I'm one of the luckiest man on earth. अच्छा सर, कुछ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि 100 साल तारीख है इसकी। थोड़ा सा बताइएगा कि इसका थोड़ा पास्ट बताइएगा, अभी क्या चल रहा है, और ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो यहाँ से जिन्होंने पास आउट किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इदारा 1921 में इस्टेब्लिश हुआ था और उसकी वजह ये थी कि अंग्रेज जो थे उनका प्लान ये था, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम एक्सपेंड कर रहे थे तो उन्हें सखर बैराज की कंस्ट्रक्शन करनी थी। तो उन्हें ये अंदाज़ा था कि इम्पोर्टेड मैन पावर से तो बनेगा नहीं, तो लोकल मैन पावर वो की जाए। तो 1921 में 29 अगस्त को प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने एक एप्लीकेशन सबमिट की बॉम्बे यूनिवर्सिटी को फॉर एफिलिएशन, और वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि एडिक्वेट लेबोरेटरीज नहीं थी। फिर उसके उसके एक साल से कुछ कम अरसे में फिर वो आर्ग्यूमेंटेशन हुई, लेबोरेटरीज बनी और उसको 50 स्टूडेंट्स उसमें एडमिट हुए। उस वक्त उसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फिर 1924 में एक कराची में बड़े मशहूर फिलैंथ्रोपिस्ट थे नादिर शाह एडिलजी दिन शाह, और उनकी वफ़ात हो गई। तो उनकी वफ़ात पर उनके तीनों बेटों ने 1,50,000 रुपए का डोनेशन दिया टू प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेबोरेटरीज, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी 1 लाख रुपए दिए। तो जब 1.5 लाख रुपए 1924 में मिले तो उस इदारे का नाम तब्दील करके नादिर शाह एडिलजी दिन शाह कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हो गया।
और फिर ये सिलसिला चलता रहा और फिर उसके बाद पहले ये सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहा। फिर जब पाकिस्तान बना तो सिंध यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो गया। फिर पाकिस्तान बनने के फिर जब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बनी 52 में तो फिर ये एफिलिएट हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के साथ। और 1 मार्च 1977 को इसको फुल स्टेटस मिल गया एज अ यूनिवर्सिटी। और फिर ये नादिर शाह अडलजी डिंशो के बजाय NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो एक्चुअली NED स्टैंड्स फॉर नादिर शाह अडलजी डिंशो। ठीक है, बहुत कम लोगों को ये बात पता है। फेमस पर्सनैलिटीज बताइएगा। जी, देखिए इस इदारे की जो बहुत बड़ी खुसूसियत है कि यहाँ पे जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं और पढ़े हैं वो दे आर सम ऑफ द ब्राइटेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री। एक मेरिट का सिस्टम है, वो मौजूद है। इदारे ने अब तक अपनी साख कायम रखी हुई है और इसकी वजह से वहाँ पर बड़े लोगों को लोग विलिंगली आते हैं। तो इस इदारे ने बड़े मशहूर लोगों को किया। आज के अगर दौरे हाजिर में देखें तो आपके चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब NED के ग्रेजुएट हैं और माशाल्लाह बड़े होनहार तालिब इल्म थे। पिछली गवर्नमेंट में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो भी NED के ग्रेजुएट थे। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है जो कि बहुत बड़े बिल्डर भी हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और नेशनल असेंबली के मेंबर भी रहे नजीब हारून साहब, मोहम्मद नजीब हारून साहब, वो भी NED के ग्रेजुएट हैं। अच्छा, NED यूनिवर्सिटी में मैंने तो मैं कहूँगा कि कई दिहाइयों से ये ट्रेंड देखा। अब वो ट्रेंड कम हो गया है कि जो फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स थे वो बाहर पढ़ने जाते थे। और एक ज़माना वो था 80s में कि 200 की क्लास में से 180 190 लोग बाहर चले जाते थे। अच्छा, वो ज़माना वो था कि जब अमेरिका का वीज़ा भी आसानी से मिल जाता था, 10 रुपए का डॉलर था, महंगाई कम थी, तो इट वाज मच ईजियर फॉर पीपल टू गो। और इसमें बड़े सक्सेसफुल लोग निकले हैं। सबसे बड़ा नाम तो अशरफ हबीबुल्लाह साहब का है, वेरी वेल नोन स्ट्रक्चर इंजीनियर इन द वर्ल्ड। और जो उनकी कंपनी है कंप्यूटर्स एंड स्ट्रक्चर्स इनकॉर्पोरेटेड, वो पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग की सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसी तरह आपने नाम सुना होगा सफ़ान शाह साहब का। इसी तरह रागिब हुसैन है, रागिब हुसैन की कंपनी थी KVM के नाम से, उन्होंने $6.3 बिलियन की वो कंपनी वहाँ सिलिकॉन वैली में बेची। इदरीस कोठारी साहब है। नवीद शिरवानी इज द बिगेस्ट नेम इन द डिजाइन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये जो माइक्रोचिप्स होते हैं, अनडाउटेडली द बेस्ट सेमीकंडक्टर डिजाइनर्स एंड दे आर ऑल फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये तो वो तादाद है जो कि इंजीनियरिंग में जिन्होंने एक्सेल किया है। खिलाड़ियों में देख लें आप, सईद अनवर माशाल्लाह ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ NED यूनिवर्सिटी। राशिद लतीफ स्टडीड एट NED यूनिवर्सिटी। गुलाम अली हु प्लेड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, प्लेड फॉर पाकिस्तान। फ्रॉम नदीम खान जो मुइन खान के भाई हैं, ही ऑल्सो प्लेड फॉर पाकिस्तान। ही वॉज अ ग्रेजुएट ऑफ स्टडीड एट NED यूनिवर्सिटी। यहाँ तक कि हसन सरदार साहब ने भी एक सेमेस्टर NED में पढ़ा है। ठीक है। तो अच्छा इसमें अगर आप देखेंगे ना तो एक तवील तादाद है। अगर मैं लॉयर्स में चले जाएं तो मशहूर लॉयर्स हैं, नासिर शेख साहब हैं, मशहूर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस जुल्फ़िकार। ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी। सही। अच्छा सर, मैं पूछना ये चाह रहा था, ये जितने नाम आपने बताए नो डाउट बड़े नाम है। अच्छा सर, देखा जाए बाहर जाकर तो लोगों ने इंजीनियरिंग की फील्ड में नाम बनाया, अभी आपने लिस्ट बताई पूरी, मगर सर जो पाकिस्तान में है वो इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना नाम क्यों नहीं बना पाए? जैसे आपने मुराद अली शाह का कहा, सईद अनवर का कहा, ठीक है, और आपने नाम बताए, तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो क्यों नाम नहीं बना पाए? देखिए, हमारे यहाँ प्राइमरीली इंजीनियरिंग जो है वो कंट्रोल हो रही है थ्रू गवर्नमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्पेशली तो गवर्नमेंट का काम है। जब गवर्नमेंट में लोग आ जाते हैं तो वो ज़ाहिर है कि इतना बड़ा सेटअप होता है कि उसमें वो नाम पैदा नहीं कर पाते हैं। ये जितने भी मैंने नाम लिए ये प्राइवेट सेक्टर में रहे हैं या किसी और में। जैसे एक बच्ची है हमारे यहाँ की ग्रेजुएट है, फरत इश्तियाक, आपने नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर राइटर है। हम सफ़र लिखा, बड़ा शानदार ड्रामा था, वो भी NED की सिविल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट है। तो असल में अगर आप देखें ना तो चाहे वो मुल्क में हो या बाहर हो, जहां और जिस फील्ड में उन्हें मौके मिले वहां ग्रो कर गए। सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग की फील्ड में क्यों नहीं बना पाए? इसका कोई खास रीजन है? हमारा सिस्टम में कोई बना पाए इंजीनियरिंग में, मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं बना पाए, लेकिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया अगर आप देखें तो प्राइमरीली उन्होंने सॉफ्टवेयर और IT इंडस्ट्री में नाम कमाया है। और सारी जो दुनिया की सॉफ्टवेयर और IT इंडस्ट्री है वो बनी सिलिकॉन वैली से ही है।
तो पाकिस्तान में तो आज भी सिलिकॉन वैली की अशर भी कोई चीज़ नहीं है। तो बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं उसमें लोगों ने नाम तो कमाया, इंडस्ट्री तो बनाई, सब कुछ किया, लेकिन जाहिर है कि वो उस तरह का एंटरप्राइजिंग कैरेक्टर भी नहीं है ना हमारे मुल्क का। तो उसकी वजह से ना हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, ना कोई लोग रिस्की बिजनेस में जाते हैं। तो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, इंजीनियरिंग वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। आपको बड़ी हैरत होगी कि हमारे यहाँ के ग्रेजुएट बड़ी तादाद में सिविल सर्विस में है, जो पुलिस में और ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में और FBI में और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बड़ी तादाद में NED के ग्रेजुएट्स हैं। मुझे खुद हैरत होती है, इतनी बड़ी तादाद है। आपको और हैरत होगी बैंकिंग में, जी बैंकिंग में बड़ी तादाद में NED के लोग हैं। तो बात असल में अगर आप देखें ना, दो चीज़ें हैं जो आपका सवाल का जवाब है। एक ही, जहाँ उन्हें मौके मिलते हैं वो अच्छे टैलेंटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, हार्ड वर्किंग है, जहाँ जिसको जो रास्ता मिल गया। किसी को तो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की ग्रोथ है नहीं, तो इंजीनियरिंग में नाम भी नहीं पैदा किया। जो बाहर चले गए उन्होंने इंजीनियरिंग में भी नाम पैदा कर लिया। अमीरुल इस्लाम साहब है, ही रन्स वन ऑफ द वेरी लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन यूनाइटेड स्टेट्स, जर्सी प्रीकास्ट। अच्छा सर, मैं समझना चाह रहा हूँ कि हमारे सिस्टम में आखिर फॉल्ट क्या है। वही बच्चा जो NED से निकलता है वो बाहर चला जाता है तो तरक्की कर लेता है, अभी आपने बताया $7 बिलियन की कंपनी बना लेता है। वही बच्चा जब यहाँ पर रहता है तो डिग्री हाथ में ले लेके फिरता रहता है, या फिर उसको किसी और फील्ड में नाम बनाना पड़ता है। थोड़ा सा है तो नामाकूल जवाब, लेकिन अगर आप देखें तो ये सारा का सारा ताल्लुक है वसाइल से। और यूनाइटेड स्टेट्स की जो आबादी है और पाकिस्तान, यूं समझिए पाकिस्तान की जो आबादी है वो 2/3 है यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में, और पाकिस्तान का साइज जो टेक्सास के बराबर है। तो मैं भी देखूं 2/3 यूनाइटेड स्टेट्स को आप टेक्सास में बंद कर दें तो वहाँ के वसाइल पर कितना प्रेशर होगा। असल मसला ये है कि हमारे पास वसाइल की कमी है, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से लोग बहुत सिक्योर कैरियर्स पे जाते हैं। तो उसके अंदर कोई रिस्की बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, इन्वेंशन, इसकी तरफ लोग जाते नहीं हैं। इसके बावजूद के अंदर उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन जब वो बाहर चले जाते हैं तो उनको मौके मिलते हैं तो वहाँ वो परफॉर्म कर जाते हैं। तो एक्चुअली पाकिस्तान के जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। सर, अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को देखें और हम दुनिया के जो जदीद तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो आपको क्या लगता है कि हम कितना पीछे हैं उनसे? जितना आप इमेजिन कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा पीछे। कितने 50 साल कह सकते हैं? पता नहीं, मैं समझता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है कि इस चीज़ों को सालों में नहीं नापा जा सकता, क्योंकि एक तरफ तो बेतहाशा तेज रफ्तार में आगे जाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली आगे जाने के बजाय बड़ी बहादुरी से पीछे आया जा रहा है। तो ये गैप तो हर लम्हे बढ़ रहा है, और उसकी प्राइमरीली वजह ये, देखिए अगर मैं थोड़ा सा बात बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप देखें तो जिन कौमों ने तरक्की की है वो कैसे की है। ठीक है, दो चीजें हैं जो निकल के आती हैं। एक ये कि जिस कौम ने तरक्की की उसने इंजीनियरिंग बेस पे की। अच्छा, आप उठा के दुनिया के मुल्क देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, यू पिक अप एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, जो उनकी बेस रही है वो इंजीनियरिंग है। अब तो इंडिया गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को। ठीक, दूसरी चीज है कि इंजीनियरिंग के साथ साथ गुड क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज एसेंशियल। मैं एक मिसाल देता हूं, आपके बच्चे अभी स्कूलों में जाते होंगे, पढ़ते होंगे, आपका महीने का सबसे बड़ा खर्चा क्या है? बच्चों की स्कूल की फीसें, उनका लाना ले जाना। मेजॉरिटी खाने पे आप इतना नहीं खर्च करते, बिल्स पे भी खर्च करते हैं, लेकिन मेजर आपका खर्चा क्यों कर रहे हैं आप बच्चों पे खर्चा? इसलिए कि आप उनको अच्छी तालीम देना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, ताकि उनका फ्यूचर भी अच्छा हो। हुकूमतों को भी यही सोचना चाहिए। मैं आज की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मुतवातिर जितनी भी हुकूमतें आई हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन हैज नेवर बीन अ प्रायोरिटी। और जब तक आप अपनी प्राइमरी लेवल एजुकेशन को ठीक नहीं करेंगे, आपकी कभी भी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल एजुकेशन ठीक नहीं हो सकती। सही सर, अभी आपने ह्यूमन कैपिटल की बात की। हम गालिबन इस खत्ते में सबसे नीचे हैं, साउथ एशिया में। तो सर हमें पता है कि जब तक ह्यूमन कैपिटल हम अपना बेहतर नहीं करेंगे, तरक्की नहीं करेंगे, तो फिर हम इन्वेस्ट क्यों नहीं करते ह्यूमन कैपिटल के ऊपर? जो फैसला करने वाले शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा है।
हालांकि बड़ी बड़ी वाज़ेह सी बात है कि फैसला किया जा सकता है कि अब उठा के देख लें, हिस्ट्री सालों पे मुहित, जिस जिस कौम ने तरक्की की, यहाँ तक कि जिस जिस घराने ने तरक्की की, वो तालीम के अलावा तरक्की नहीं हुई। तो अगर हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं होगी तो अनफॉर्चुनेटली फिर यही होगा जो मुल्क का हश्र है, और ये कंपाउंडिंग है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कमज़ोर उस्ताद है वो अच्छा तालिब इल्म और अच्छा शागिर्द नहीं पैदा कर सकता, और जब कमज़ोर उस्ताद कमज़ोर तालिब इल्म पैदा करेगा तो उससे मज़ीद कमज़ोर उस्ताद बनेगा। ये कंपाउंडिंग प्रोसेस पिछले 75 साल से हो रहा है। सर ये भी तो अलार्मिंग है ना कि देखें, ह्यूमन कैपिटल अगर हम आज इस पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो इसके रिजल्ट्स अभी तो नहीं आएंगे, ये तो 20-25 साल लगते हैं। लेकिन करें तो मगर अभी तो हम सोच ही नहीं रहे ना। शुरू तो करें ना। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि हम सोच नहीं रहे, शायद हमारे अंदर इतनी करेज नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज सही नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज ये है कि मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो जाए, तो मुल्क की इकोनॉमी कोई ऐसा तो चिराग तो है नहीं कि रगड़ेंगे कि ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, आप माशाल्लाह हिस्ट्री पर भी काफी ग्रिप रखते हैं, तो मुझे ये बताएं कि दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल है कि जिसने एजुकेशन पर कंप्रोमाइज कर कर वो आगे बढ़ गई? नहीं, कोई भी नहीं है। देखिए, आप एक एग्जांपल लें, सिंगापुर और श्रीलंका, दोनों में लिटरेसी रेट एक ही जैसा है, लेकिन दोनों की इकोनॉमिक कंडीशंस में बड़ा फर्क है। उसकी वजह यह है कि जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, जितना इन्वेस्टमेंट और जितनी मेहनत सिंगापुर ने की है, उसके करीब अनफॉर्चुनेटली सिंगापुर श्रीलंका ने नहीं की। देखिए, अब इसका एक विशेष सर्कल है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कौमें तरक्की करती है लीडर्स के थ्रू। लीडर होता है जो कौमों को तरक्की कराता है। आप दुनिया की कोई मिसाल उठा के देख लें, बगैर लीडरशिप की तरक्की नहीं हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है। चाहे वो माओ ज़ेडुंग ले लें, चाहे वो क्या कहते हैं स्टालिन ले लें, चाहे वो अर्ली यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप ले लें, चाहे आप मलेशिया की महातिर मोहम्मद की एग्जाम्पल ले लें, चाहे हीकॉन ली की एग्जाम्पल ले लें। यू हैव हंड्रेड्स एंड अबव ऑल जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, और वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इज थ्रू आवर रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रांसफॉर्मेशन बनाया ना, तो है तो लीडरशिप के थ्रू। अब लीडरशिप कैसे पैदा होती है? तो सर हम बैठ के फिर लीडरशिप का आने का इंतजार करें? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि लीडरशिप के आने का इंतजार। लीडरशिप कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, उसी से सक्सेसिव लीडरशिप डेवलप होती है। हम उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप देखिए हमारा ह्यूमन कैपिटल वीक हो रहा है, उसकी वजह से हमारी लीडरशिप भी कमजोर होती चली जा रही है। मैं वंस अगेन मैं किसी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। इफ यू लुक एट व्हाट हैपेंड, पाकिस्तान बना कैसे? पाकिस्तान के लिए तो बड़े नामसाइद हालात थे हिंदुस्तान में। पाकिस्तान बनना इतना आसान तो नहीं था ना, लेकिन बना तो एक ही लीडर के थ्रू ना मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडरशिप प्रोवाइड करते, ना आज हम एक मुल्क में इस तरह से बैठे होते। लेकिन क्या जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क्वालिटी ऑफ लीडरशिप थी और उसके बाद 75 साल से आने वाली लीडरशिप की क्वालिटी थी, क्या सब यकसा है या उसमें इन्हितात आया है? तो देखिए, बात यह है कि बड़ा सिंपल है। हम जब तक अपने तालीमी निज़ाम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक हम अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन नहीं लाएंगे, जब तक आपकी चीज़ें इंप्रूव नहीं कर सकती। तालीमी निज़ाम सिर्फ तालीम देना मकसद नहीं है, किताबें पढ़ाना मकसद नहीं है, उसमें बड़ा एलिमेंट है तरबियत का, और तरबियत है रोल मॉडल से। आज का तो उस्ताद अनफॉर्चुनेटली अब उन बच्चों से जिनको पढ़ाना, उनसे पैसे लेकर पढ़ाता है, ट्यूशन करता है। मेरे वालिदैन दोनों टीचर थे और मेरे घर में ट्यूशन पढ़ाना गुनाह के बराबर था। और एक वक्त आता था जब एग्जाम का जमाना होता ना, तो रिश्तेदार, अजीज, मोहल्ले वाले हमारे घर में आके रहा करते थे और उनको पढ़ाया जाता था। उनको खाना भी हमारे अम्मा अब्बा खिलाते थे, डांट डपट भी करते थे, और उनके जो माँ बाप थे वो छोड़ के इसलिए जाते थे कि उनके बच्चों को यहाँ से कुछ मिल जाएगा। और क्या कोई सवाल है कि कोई पैसे की बात हो? अब तो ट्यूशन कल्चर के बगैर आप तालीमदारी खत्म हो गए ना। उस्ताद ने ये अपनी जरूरत समझ ली है कि वो ये करेगा। अब मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक उस्ताद हैं, उस्ताद तो नहीं, मुझसे सीनियर थे, मैं उस्तादों की जगह है। उन्होंने एक किस्सा सुना, उनके साथ ज़ाती तौर पे हुआ कि वो हज पे अपनी वालदा के साथ गए। तो जब वो मिना में थे तो एक साहब उनके पास आए और एक बड़ा सा ब्रीफ केस उन्हें दिया।
तो ब्रीफ केस खोला तो उसमें पैसे थे। तो ये क्या है? तो उसने कहा देखो मैंने कसम खाई थी मैं किसी ज़रूरतमंद को दूंगा, तुम उस्ताद भी हो, माँ को हज कराने आए हो, तो तुमसे ज़्यादा कोई ज़रूरतमंद नहीं हो सकता। खैर उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई कि मैं वैसा वाला उस्ताद नहीं हूँ। तो जिस माशरे में उस्ताद का कॉन्सेप्ट ये होगा तो फिर उस्ताद भी डंडी मारेगा। आज आप देख लीजिए कोई आदमी प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना चाहता है? नहीं बनना चाहता। उसके लिए शर्म का बाइश है। सही। अच्छा सर, अभी आप लीडरशिप की बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट पॉलिटिकल नहीं है, आपको कोई भी, चाहे वो जो है जमहूरी लीडर हो या फौजी डिक्टेटर हो, आपको कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आता जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम पर काम किया हो, या कोई कदरे बेहतर था तो वो भी बता दें। मैं समझता हूँ परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में इन्वेस्टमेंट हुआ है ह्यूमन कैपिटल में, और उसमें ज़ाहिर है कि परवेज मुशर्रफ साहब की तो का विजन था, उसको इम्प्लीमेंट किया डॉक्टर अताउर रहमान ने। और ये वो वक्त था कि जो हायर एजुकेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ, हायर एजुकेशन कमीशन बना, एक विजनरी इदारा बना, बेतहाशा पैसे हमारी ट्रेनिंग्स पे खर्च हुए, लोग रिसर्च में, पीएचडी में, रिसर्च फंडिंग में, पब्लिकेशंस में बड़ी मदद हुई, और उसकी वजह से चीज़ें इम्प्रूव तो हुई हैं। ये और बात है कि उसको हमने उस तरह से कंट्रोल नहीं किया तो चीज़ें थोड़ी बहुत उस मोमेंटम से नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए थी। लेकिन आई वुड से कि अगर एजुकेशन में कोई सिग्निफिकेंट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट हुआ तो दैट वाज ड्यूरिंग परवेज मुशर्रफ टाइम। मैं देखिए, मैं ये समझ लीजिए कि मैं 1988 से एनईडी यूनिवर्सिटी से तालीम से वाकिफ़ हूँ, से मुंसलिक हूँ। लेकिन मुझे एडवांटेज ये है कि मेरे दोनों वालिदैन क्योंकि दोनों टीचर थे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनकी नज़र से भी देखी हैं और उनकी ज़बान से भी सुनी है। तो एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर आई हैव नेवर seen them mentioning any leader who was willing to invest in education। बल्कि मैंने अपने वालिद साहब से हमेशा ये सुना कि तालीम प्रायोरिटी नहीं है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे तकरीबन स्कूलों से बाहर हैं, तो सर आपको लगता है कि अब हमें एहसास हो गया है, हम इन बच्चों को स्कूल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ एजुकेशन सिस्टम कुछ एक्टिव हुआ है, या हमने ये कबूल कर लिया है कि ये बाहर ही रहें? नहीं, आपका क्या ख्याल है? मुझे तो नहीं लगता। और उसकी वजह ये कि क्या हमने स्कूलों में असातिज़ा के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट किया है? जिस तरह से असातिज़ा का अपॉइंटमेंट होता है, और ये वंस अगेन इसके कतई नज़र कि वो इस सूबे में है या उस सूबे में है, जो माशरे का सबसे कमज़ोर तबका है वो मजबूरन उस्ताद बन जाता है ना। तो जब तक कि उसको उस्ताद की ग्लोरी नहीं मिलेगी, जब तक कि उस्ताद का या टीचिंग जो है एक प्रेफर्ड प्रोफेशन नहीं होगा, लोग उसकी तरफ नहीं आएंगे। जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। सर देखें, चले मान लिया कि 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं, हम उनकी बात नहीं करते अभी। जो बच्चे इस वक्त स्कूलों में हैं, ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या उनको ग्रूम कर रहा है? नहीं कर रहा। देखिए, अगर आप देखें तो आज से कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले हमारे पास फॉरेन एग्जामिनेशन सिस्टम का कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, और बहुत ही लिमिटेड लोग ए लेवल्स और ओ लेवल्स की तरफ जाते थे, और वो भी बहुत ही एलीट पैसे वाले लोग जाते थे। आज मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इलाकों में भी ए लेवल्स और ओ लेवल्स के स्कूल खुले हुए हैं। वजह यह है कि माँ बाप की ख्वाहिश है कि उनको तालीम, उनके बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम मिल जाए। अगर आपका अपना इंडिजिनस सिस्टम वो नहीं दे रहा तो इंपोर्टेड सिस्टम दे रहा है, तो अच्छा उसकी भी हमने शक्ल बिगाड़ दी है, उसको भी हम ट्यूशन पे ले आए हैं, उसमें तरबियत का एलिमेंट निकल गया। देखिए, जो तालीमी इदारे थे और जो हैं वो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, वो शख्सियत को डेवलप करने के लिए ना। हमारी कहाँ हो रही है वो इदारे? अब तो वो वही ए लेवल का ट्यूशन का टीचर है, वो माशाल्लाह पैसे वाला है, और वो आपको इम्तहान के सवाल हल करना सिखा देता है। नॉलेज थोड़ी ट्रांसफर हो रही है। इसकी वजह से ये सारी मसाइल हैं, और उसकी वजह अनफॉर्चुनेटली स्टेट की इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। स्टेट जब तक जिम्मेदारी नहीं लेगी, और जितनी ली है उससे कई गुना ज्यादा लेने की जरूरत है। आप देखिए तो सही, जब एग्जाम्स होते हैं, अनफॉर्चुनेट ए लेवल्स और ओ लेवल्स के एग्जाम में कोई पेपर आउट होता है? नहीं। कोई चीटिंग होती है? सुना नहीं सुना ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो 9th 10th और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या कुछ नहीं होता। वजह ये कि हमारा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ही नहीं है।
और अगर कंट्रोल करने की कोशिश करें तो कोई सजा का तस्वुर भी नहीं है, तो फ्री फॉर ऑल है। सही। अच्छा सर, 2.5 करोड़ बच्चे तो बाहर हैं, अगर वो इस वक्त हम ये डिसाइड कर लेंगे नहीं यार इनको स्कूल लेके आना है, तो हमारा सिस्टम उनका बोझ उठा सकता है कि अगर एकदम से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल आ जाए? नहीं, देखिए वंस अगेन, जैसे आपने पहले फरमाया कि जो हैं उनको तो हम क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं पा रहे। तो असल में देखिए बात यह है कि अगर किसी चीज सर हम एजुकेशन क्यों नहीं दे पा रहे? हमारा बजट कम है या हमारी नीयतों का मसला है? अब तो शायद हम भूल गए कि हमें अच्छी एजुकेशन कैसे देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के हाथों में है, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं असातिज़ा की बात कर रहा हूँ, जिस तरह के असातिज़ा हैं सरकारी स्कूलों में, बेचारे वो तो किसी चीज किसी के लायक नहीं है ना। सर उन्हें भर्ती भी तो हुकूमत ही करती है ना। देखिए बस जो भी करती है, लेकिन आखिर में क्या लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अगर जो उनको जिस चीज की तनख्वाह दी जा रही है उसको हलाल तो कर लें। दोनों तरफ प्रॉब्लम्स है। और फिर देखिए बात यह कि हमने उस्ताद के पेशे को जो इंतहाई काबिल एहतराम था उसको किस लेवल पे ले आए। कोई पढ़ना, कोई उस्ताद बनना ही नहीं चाहता। तो जब ये सारे सिलसिले होंगे तो उसका इम्पैक्ट तो लोगों पे आएगा ना। आप एक चीज जरा सा देखिएगा मेरे कहने से कि सर्विस डिलीवरी को देख लीजिए। अच्छा, सर्विस डिलीवरी कितनी पुअर हो गई है। आप किसी से कोई काम कराने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी वजह ये कि उसकी समझ बूझ ही नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट, इस वक्त जिस रफ्तार से दुनिया जा रही है, ये तो सिग्निफिकेंट पेडागॉजिकल चेंजेस आ रही हैं। जो पढ़ाने के तरीके हैं ना, वो नहीं रह गए जो हमारे ज़माने में हमें पढ़ाया जाता था, कमरा बंद करके, दरवाजे खिड़की बंद करके, और ये कहा जाता था जो लिख रहे हैं भाई उसको देखो और कोई सवाल नहीं पूछना। कैप्टिव लर्निंग कॉन्सेप्ट था ना। आज की दुनिया में ना, आज का बच्चा इतना एनलाइटेंड है और इतना समझदार है और उसका इतना एक्सपोजर है कि अगर उसको क्लासरूम में एंगेज नहीं किया गया तो आप उससे रिजल्ट्स नहीं ले सकते। तो एक तरफ तो देखिए दुनिया कहाँ जा रही है कि अब पढ़ाने के तरीके फ़र्क हो गए और हो जाएंगे। हमारा वाला जो है तो वो तो जो पुराना वाला तरीका था उस पर भी कायम नहीं है। सर हम तो रट्टा लगवाते हैं, हमारे एग्जामिनेशन में यही होता है कि वहाँ पे जो रटा रटाया वो लिखते हैं या छापते हैं। क्यों है? उसकी वजह ये जो असातिज़ा है ना, उन पे तवज्जो नहीं है ना। तो जो उसने सीख लिया वही 50 साल पढ़ाएगा। मतलब हमें असातिज़ा के लिए भी असातिज़ा चाहिए, बिल्कुल। देखिए ये काम परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ और अतौर रहमान साहब ने स्पीयरहेड किया। उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट टीचर्स पे किया। तालिब इल्मों पे तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ ना। ज़्यादा क्वालिफाइड लोग होंगे, ज़्यादा एनलाइटेंड लोग होंगे, वेल पेड लोग होंगे, तो खुद ब खुद उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? बच्चों, तालिब इल्म होंगे। देखिए एक बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज यूनिवर्सिटीज़ में आई। गवर्नमेंट में जो स्टार्टिंग पे स्केल्स होते हैं वो ग्रेड 17 होता है और यूनिवर्सिटी के टीचर्स में 4 कैटेगरीज हैं। तो 17, 18, 19, 20 ये कैटेगरीज होती थी। लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। उस जमाने में सबको एक ग्रेड अप कर दिया गया। 18, 19, 20, 21 सिग्निफिकेंट जंप। तो गवर्नमेंट की विल थी और एक आदमी था जिसका विजन था। ठीक, अनफॉर्चुनेटली वो रह नहीं गया ना। अब हम इस झगड़े में पड़े हुए हैं कि 18वीं तरमीम में ये हो गया और वो हो गया, तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, और ये सिर्फ चीज प्रोविंस ऑफ सिंध में हुई है कि सिंध ने अपनी हायर एजुकेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा जी, हायर एजुकेशन कमीशन कोई 13 अरब रुपए देता है सिंध की यूनिवर्सिटीज को, लेकिन ये पिछले 6 साल से 13 ही अरब है, बढ़ाए नहीं उन्होंने। और अब जो जुलाई से ईयर शुरू होने वाला है उसमें तो लग रहा था बंद कर रहे हैं पैसे। लेकिन आपको बड़ी हैरत होगी कि सिंध गवर्नमेंट ने 35 अरब रुपए रखे हैं यूनिवर्सिटीज के लिए। अच्छा, वो यस, अपने सूबाई बजट से। जी। अच्छा सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखकर एक ये तजवीज़ भी आती है कि इसे प्राइवेटाइज कर देना चाहिए मुकम्मल। कल मैं मिफ्ता इस्माइल साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हुकूमत हर पाकिस्तानी स्टूडेंट पर जो स्कूल में आता है उस पर मंथ 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करती है। 5,000 रुपये खर्च करने के बाद भी अगर एक बच्चा अपना नाम नहीं लिख पा रहा, एक जुमला नहीं पढ़ पा रहा, तो ऐसे सिस्टम का फ़ायदा क्या? आप इसको प्राइवेटाइज कर दें और एक वाउचर बना के दे दें उनके जो है वालिदैन को।
और इजाजत दे दें कि कहीं भी किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ लें? देखिए बात ये है कि उसमें बेईमानी करेंगे हम। देखिए बात असल में अकाउंटेबिलिटी की है ना। सर बेईमानी कैसे होगी? वो वाउचर लेगा, प्राइवेट स्कूल में लेगा, प्राइवेट स्कूल को देगा 2,500 रुपए, प्राइवेट स्कूल को लेगा 2,500 रुपए खुद रख लेगा। भाई ये हमारे माशरे में बेईमानी इस हद तक ट्रिकल डाउन कर चुकी है कि वो न जाने क्या क्या हो रहा है। तो उससे बेहतर नहीं है कि जब जो आदमी जिसको पढ़ाने की जिम्मेदारी है उससे सवाल जवाब तो करे, अकाउंटेबिलिटी तो हो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन तो हो, कोई सजा और जजा तो हो, जो नहीं काम कर रहा उसको निकाला जाए या उसको कहीं कोई और तरीके से उसको परफॉर्मेंस बेस्ड बनाया जाए। बात ये है कि जो मैं ये समझता हूँ कि जो उस्ताद है, जो उसका कलीदी किरदार है जितना माशरे को डेवलप करने के लिए, उसमें उसकी तनख्वाहें भी बहुत स्पेशल होनी चाहिए और उसकी सजाएं भी स्पेशल होनी चाहिए। नहीं है आप क्लास में जाएं या ना जाएं कोई नहीं पूछ रहा, और आप अपने वक्त पर जाएं या ना जाएं कोई नहीं पूछ रहा, स्कूल जाएं या ना जाएं कोई नहीं पूछ रहा, तनख्वाह फिर भी मिल रही है। अपने घोस्ट स्कूल और घोस्ट एम्प्लॉइज का रोज सुनते हैं ना। तो बात ये है कि एक्चुअली जो डिटरेंस है ना, क्वालिटी आती है डिटरेंस से। अगर खौफ नहीं होगा तो मैं क्यों काम करूंगा, है ना। तो अच्छा, जब मैं काम करने की आदत पड़ जाएगी तो फिर मुझे फैसिलिटेशन और हैंड होल्डिंग होगी तो मेरी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो क्वालिटी, और जब तक आप उसको टेंजिबल है नहीं, मेजर कर नहीं सकते कि इसको इतने पैसे दे दो तो इतना हो जाएगा। प्राइवेट का भी हाल कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, गांव देहातों में भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो प्राइवेट का हाल भी वैसे ही है। 19-20 बेहतर है, लेकिन लोग तो वही है ना, लोग तो घूम फिर के वही हैं। तो मैं देखिए इसको समझने की जरूरत है कि अगर हमें पढ़ी लिखी नस्ल पैदा करनी है तो उसको ऐसे लोगों से पढ़वाना है जो जिम्मेदार हो, और जो गैर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन। तो सर हम पढ़े लिखे लोग अच्छे टीचर्स कहाँ से लेके आए? हमें तलाश तो इस मुल्क से ही करना है ना। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो टीचर बनना नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं टीचर क्यों बनूं। तो फिर क्या करें, हम करें क्या? यही लोग रह जाते हैं हमारे पास। इंसेंटिवाइज करें, अट्रैक्टिव बनाएं, पे स्केल बढ़ाएं। आप ये कह रहे हैं पैसे भी बढ़ाएं, लेकिन मॉनिटरिंग भी तो करें ना। खाली पैसे देखिए, यूं समझ लीजिए कि किसी को इख्तियार देने से के साथ साथ बड़ा जरूरी है कि अगर आप किसी को इख्तियार दें तो जिम्मेदार भी ठहराएं। हमारे यहाँ इख्तियार तो दे दिया जाता, जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी मस्ट कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू बिकम अ टीचर यू आर ऑथराइज्ड टू टीच, बट आर यू डिलीवरिंग योर कंटेंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी? आर यू हेल्ड, कैन यू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू हैव डन? ये नहीं हो रहा है ना। तो जब तक ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, जब तक नहीं कोई सिलसिला हो सकता। और इसीलिए देखिए ना, जितनी जो सरकारी स्कूल हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं 19-20 बेहतर होंगे, कहीं थोड़े और ख़राब होंगे। मैं एक किसी जगह की बात है, एक रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें आपको ये चीज़ ज़रूरी है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक मिसाल देता हूँ। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में जाए ना तो आपको बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। लिटरेसी रेट बहुत हाई है सर, और उसमें से मेजॉरिटी लोग कराची से पढ़े हुए हैं। और मैं चित्राल के एक बिल्कुल ही दूर उफ्तादा इलाके में गया तो वहाँ पे 5 MSCs थे जो पढ़ा रहे थे, और वो पांचों के पांचों यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के ग्रेजुएट्स थे। और किसी ने ज़ूलॉजी में किया हुआ था, किसी ने किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ था। और वजह थी दे वर पेड वेल, बट दे आर बीइंग लुक्ड अप, दे आर बीइंग held responsible for what they were doing। तो जब आपको काम करने में मजा आता है, एहसास जिम्मेदारी भी रहता है। अगर मुझे कोई देख नहीं रहा, जब तक अल्लाह ताला के निज़ाम में भी सजा और जजा है ना। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सजा और जजा नहीं होगी तो चीजें ठीक नहीं होंगी। सर हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप यूनिवर्सिटीज के रोल को कैसा देखते हैं, और क्या हायर एजुकेशन कमीशन ठीक काम कर रहा है? आप फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे इंटेंट सही है, लेकिन जाहिर है कि इतना बड़ा मुल्क है, उसको रिमोटली चलाना भी मुश्किल होता है।
लेकिन बहरहाल ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा इस्तिफादा हुआ है हायर एजुकेशन कमीशन से। उसने अपना रोल जिम्मेदारी से अदा किया है। जाहिर है कि जब पॉलिटिकल विल ज़्यादा थी, नया नया हायर एजुकेशन कमीशन बना था, पैसे भी मिल रहे थे, तो जाहिर है कि उससे ज़्यादा ट्रिकल डाउन हो रहा था इफेक्ट। अब जाहिर है कि वो उस तरह से नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने प्रोसीजर्स बना दी, जो मैकेनिज्म बना दिए हैं, वो ओवरऑल तालीम की बेहतरी के लिए है। अब ये है ये कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट तो नहीं कर सकता ना। माइक्रो लेवल मैनेजमेंट तो यूनिवर्सिटी की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। तो जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स फाल हैं और अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, वहाँ वही सिस्टम वर्क कर रहा है। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कमज़ोर है या गैर जिम्मेदार है, तो वहाँ पे वही सिस्टम उतना फाल नहीं है। निज़ाम तो वही है। इट्स ऑल अबाउट पीपल। अच्छा सर, हम जब आलमी लेवल पर अपनी यूनिवर्सिटीज को देखते हैं तो हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी आलमी रैंकिंग में नहीं है, 100 में, 500 में इवन। तो सर इसकी क्या वजह है? हमारी जामियात कहाँ मार खा रही हैं? हर जगह मार खाती है ना। देखिए बात यह कि हमने उन जामियात को बनाया क्या था, वो जामियात हैं क्या, और यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग सिस्टम्स हैं वो क्या है। ठीक, तो हमने अपनी जामियात को बेसिकली ग्लोरिफाइड कॉलेजेस बनाया था, जबकि इवैल्यूएशन रैंकिंग का रिसर्च पे हो रहा है। और अब जो छोटी मोटी आपको यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल रैंकिंग में कुछ हल्की सी झलक नजर आने लगी है, उसकी वजह यह है कि 2002 तक और 2002 के बाद यूनिवर्सिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसकी वजह से अब थोड़ा बहुत फिर भी नज़र आने लगा है। ये मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अताउर रहमान और परवेज़ मुशर्रफ नेक्सस की। तो बात यह कि हम क्या वहाँ जाना चाह रहे थे? अगर हम चांद पे जाना चाह रहे थे तो चांद पे जाने की तैयारी की थी? हमने तो कभी की नहीं ना चांद पे जाने की तैयारी। तो जिन्होंने की वो पहुंच भी रहे। तो बात यही है कि हम अगर तैयार होंगे, और फिर भी अगर आप देखें तो पिछले 20 साल में कुछ ना कुछ तो बेहतरी आई है हायर एजुकेशन में, कुछ यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस रैंकिंग से फायदा क्या है? असल चीज तो ये ना, देखिए, एक तो है रैंकिंग in a sense of giving you a level of prestige and pride. ठीक। दूसरी चीज ये कि फर्ज कीजिए पाकिस्तान की कोई एक यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आ जाती है, तो क्या हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो नेशन वाइड होते हैं? तो फिर ऐसे होने का फायदा क्या कि वो जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी है, इट्स नॉट ओपन फॉर ऑल। हमारी यूनिवर्सिटीज आर डिजाइन्ड विद अ डेमोग्राफिक बाइस। हर यूनिवर्सिटी, जब आपने डेमोग्राफिक बाइस डाल दिया कि ये यूनिवर्सिटी इस रीजन को सर्व करेगी, ये यूनिवर्सिटी इस रीजन को सर्व करेगी, तो आप दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो जाए, लेकिन आप क्योंकि यू आर नॉट ओपन टू एवरीबडी, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छा आइडिया है। सर हम ओपन हर किसी के लिए क्यों नहीं है? अभी आपने कहा कि गिलगित के आप स्टूडेंट से मिले, वो कराची से जो है वो एमएससी करके गए थे। अगर कोई एनएडी में इवन कोई स्टूडेंट आता है, अप्लाई करता है, उसके नंबर अच्छे होते हैं, तो क्या वो मतलब लाहौर का कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता? नहीं, बहुत कम है, क्योंकि हर तरह का डेमोग्राफिक बाइस है ना। आपके जो देखिए यूनिवर्सिटीज जो है वो एक एक्ट के तहत, प्रोविंशियल असेंबली या फेडरल असेंबली जो है वो एक कानून पास करती है। अच्छा, कोटे के तहत चलती है? नहीं, कानून पास करती है। उस कानून में उसका ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन है। अच्छा, तो उस ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके काम नहीं कर सकते या लिमिटेड कर सकते हैं। तो अगर एनईडी यूनिवर्सिटी में पंजाब का किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता, तो पंजाब में भी तो सिंध के वाले का नहीं होता। ठीक, और उसकी वजह ये थी कि जब ये अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था तो उन्होंने लोकलाइज्ड रखा था। तो आज तक वही हमारे पास जेनेसिस आ रही है। Universities must be open to people of different background, different ethnic, cultural, education background. उसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो है नेशनल इंटीग्रेशन। जी, जब मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था तो बलूचिस्तान में कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो हर साल कोई 30-32 के करीब, मुझे सही नंबर याद नहीं है, स्टूडेंट्स आते थे बलूचिस्तान से, और उसकी वजह से हमारी उनसे अभी आज तक दोस्तियां हैं।
वो कोई बलोची स्पीकिंग थे, कोई पश्तो स्पीकिंग थे, दे वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, बट सिंस वी वर स्टडीइंग टुगेदर वी बिकेम फ्रेंड्स एंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। अब नहीं ऐसा हो रहा ना। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बड़ा जरूरी है कि आपके पास स्टूडेंट्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो। रिश्तेदारियां तक हुई हैं लोगों की, तो वो क्रॉस नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू हैव रूम फॉर हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सही सर, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हम देखते हैं कि एआई ने सब कुछ बदल के रख दिया है, फिर डिजिटल मीडिया देखते हैं हम, तो सर पढ़ने के तरीके भी बदल रहे हैं, लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, ठीक है, एआई से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो सर हमने जो पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है, क्या हमने ये तैयारी कर ली है कि हम उस सिस्टम से डील कर सकें? दुनिया तो अब इन चीजों से सर सीख के आगे बढ़ रही है। तालीम की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, तो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल एजुकेशन से। चले हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। वो तो भी बहुत दूर है, उसको तो बात ही ना करें तो बेहतर है। मैं तो रियली डिसअपॉइंटेड द वे वी आर डीलिंग आवर किड्स एट दैट लेवल। जो इंस्टीट्यूशनल जो टर्शरी लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन है, देखिए अगर आप, मैंने पहले भी जिक्र किया कि पेडागॉजी जो है, द वे यू टीच is transforming very very rapidly. पहले जो नॉलेज ट्रांसफर मैकेनिज्म था वो दैट वाज थ्रू लिसनिंग एंड कॉपिंग। टीचर क्लास में बैक बोर्ड पे लिखता था, आप सुनते थे और कॉपी करते थे, फिर रट्टा लगा देते। वो फिर आगे रट्टा लगाएं या ना लगाएं समझ के करें, वो एक अलग चीज है ना। लेकिन नॉलेज ट्रांसफर मैकेनिज्म वाज थ्रू लिसनिंग एंड थ्रू कॉपिंग। अब नॉलेज ट्रांसफर मैकेनिज्म इज थ्रू सीइंग। बच्चा मैथ्स के कैसे सीखता है? आप कितने इंटेंस काम कर रहे हैं, ए लेवल्स और ओ लेवल्स के पूछेगा कि उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे सीखी? उन्होंने यूट्यूब से सीखी। यूट्यूब की वीडियो लगाता है। एग्जैक्टली सर, मेरा सवाल भी यही है। तो बात ये है, अच्छा अब जब दुनिया ने ये देखा कि ये पेडागॉजिकल चेंजेस इतनी मेजर आ रही हैं, तो फिर उसी में आगे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। देखिए आज द वे वी टीच इज सो डिफरेंट, इट हैज टू बी डिफरेंट। कितने दिन हैं कि आपके पास ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी और इमर्सिव रियलिटी की में होगा? क्या ये मुमकिन नहीं है कि एक टीचर जो कि न्यूयॉर्क में, एक आदमी जो न्यूयॉर्क में है, वो ऐसा लगे कि आप यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ा रहा? होलोग्राफिक इमेजिंग इतनी वो हो गई। तो अच्छा, ये वो चीजें कि जो जरूरी नहीं कि लाइव हो। यही होलोग्राफिक इमेजिंग जो है ये यूट्यूब और दूसरी चीजों से आ सकती है। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि अपना कोर्स कंटेंट या तो मेटावर्स एनवायरनमेंट में डेवलप करें। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं? ये तो आपने बताया कि ये हो रहा है। देखिए मैं हमसे मुराद ये कि एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत कर दूं। मैंने अपने तजर्बे में ये देखा कि दो चीजें बड़ी खतरनाक है, एक नॉलेज और एक क्वालिटी। खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। अच्छा, ये दोनों परसेप्शन बेस्ड है। आपको पता है सबसे ज्यादा दुनिया में किसे आता है? क्या आता है? सबसे ज्यादा नॉलेज किसकी है? जो पढ़ता है। मेरी। अच्छा। और सबसे अच्छा काम कौन करता है? आप। यू नो, तो जब आपके पास अपना यार्डस्टिक मेजर करने का पैमाना ही खराब है, आप खुद हैं तो आप मुझसे कहेंगे तो मुझसे दुनिया में सबसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा कोई है ही नहीं। तो जब भी आप इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, यू हैव टू सीक असेसमेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। मैं क्या कर रहा हूं, ये आप बाहर से आके देखिए, फिर मुझे बताइए कि मैं क्या कर रहा हूं। और उसका एक पैमाना होता है कि उस इदारे की रेपुटेशन। नहीं सर, मगर हम बाहर तो देख रहे हैं ना, कि हम बाहर तो देख रहे हैं कि दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। आप किसी को बुला लीजिए, बताएगा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है ना। तो एक्चुअली क्या है कि हमें इससे निकलना पड़ेगा। ये बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है इस मामले में क्या कर रही है कि हम दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं उनसे। मेरा ख्याल है बड़ा आपने अच्छा और रेलेवेंट सवाल पूछा है। देखिए 2015 में we started our first center for virtual reality, और उस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई भी सेंटर फॉर वर्चुअल रियलिटी नहीं था। मैं अभी भी समझता हूँ कि शायद ही किसी इदारे में होगा। अब ज़ाहिर है ओवर द ईयर्स, अब से 9 साल हो गए, तो खासा ग्रो कर गया। और उसमें ज़ाहिर है कि बच्चे आते हैं, इंटर्नशिप्स भी करते हैं, हम बहुत सारे कोर्स कंटेंट और ट्रेनिंग कंटेंट्स उसमें डेवलप करते हैं।
दूसरी चीज जो है कि वी हैव स्टार्टेड डेवलपिंग कोर्स कंटेंट्स इन मेटावर्स एनवायरनमेंट, और उसमें स्पेशली हम जो सबसे सारे यू स्टार्ट विद द इजियर। सर आपकी कोई कोलैबोरेशन है इसके लिए कि किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ, या? देखिए मेरे पास अपने पास बहुत क्वालिफाइड लोग हैं। मेरे पास जो एक बड़ी बात है वो ये कि हमारे पास 4 नेशनल सेंटर्स हैं। नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल सेंटर फॉर डेटा एनालिटिक्स, नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इसमें मेरे पास तकरीबन कोई 125 के करीब लोग हैं जो डेडिकेटेड रिसर्चर्स हैं। जैसे आपकी कंपनी में कंटेंट डेवलपमेंट हो रहा है, इसी तरह हमारे यहाँ भी डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट होता है। और उसमें जैसे हम चाइनीज कंपलसरी कोर्स पढ़ाते हैं, तो चाइनीज अब हमने मेटावर्स में डेवलप कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि अगले सेमेस्टर से जो है बच्चों को मेटावर्स में पढ़ाएंगे। दूसरी बात यह कि आपको ये सब कराने के लिए सबसे पहले आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। योर क्लासरूम शुड बी आईटी एनेबल्ड। तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लासरूम्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं, जो कि आईटी एनेबल्ड क्लासरूम्स अभी बहुत नहीं है, 5-6 ही हैं, लेकिन सारे वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। वो एक क्लासरूम बनाने में आपको 20 लाख 25 लाख रुपए चाहिए, तो दे आर एक्सपेंसिव। लेकिन इवेंचुअली दैट्स द फ्यूचर। और जब तक वो नहीं होगा हम फ्यूचर में इन बच्चों को नहीं ले जा सकते। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी एज वाइस चांसलर क्या जिम्मेदारी है, तो मैं समझता हूँ सिर्फ मेरी एक ही जिम्मेदारी, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल टू द कंट्री। अब ये मैं कैसे करूंगा, इसकी तफसीलात में आप जाएंगे तो बहुत चीज आगे तक जाती है, लेकिन असल जिम्मेदारी ये है कि जो लोग मैं निकालूं वो इस लायक हों कि जो फाल हों माशरे में और माशरे के लिए बेहतर कर सकें। चले सर, आपने निकाल दिए, उसके बाद माशरे में उनके लिए जॉब्स ही नहीं है। नहीं, ये तो आपका ख्याल है, तो क्या करें? ये आपका ख्याल है, मैं यहाँ तो कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। अच्छा, अगर हैं, चले आपकी बात मान लेते हैं, तो सर लोग फिर बाहर क्यों जाते हैं? बाहर जाने में खराबी क्या है सर? मगर बात ये है कि हमारे काबिल लोग अगर बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी नस्ल आ रही है उनको कौन ट्रेन करेगा? तभी तो हमारे पास अच्छे असातिज़ा नहीं है। नहीं, क्योंकि हमारी करीम तो बाहर चली गई। लेट्स नॉट मिक्स इश्यूज। लोग क्यों अपनी जगह छोड़ते हैं? फॉर ग्रीनर पेस्चर्स, ठीक है ना। जहां अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी वहां जाएंगे। भाई पहले जो लोगों की माइग्रेशन होती थी वो क्या होती थी कि भाई उस इलाके में पानी ज्यादा है, उस इलाके में चारा ज्यादा है, आप अपने जानवर लेके वहां चले जाते थे। तो अभी भी यही है कि जहां अपॉर्चुनिटीज, आपके यहाँ कितनी ही अपॉर्चुनिटी हो, अगर किसी और जगह उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है तो आप लोगों को जाने से रोक नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में माइग्रेशन में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसका रिटर्न आता है। लोग आपकी मुल्क की इकोनॉमी फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस पे है, तो मतलब इसकी आप ये नहीं कह सकते। असल चीज ये नहीं, असल चीज ये है कि जो लोग यहाँ रह जाते हैं उनके लिए क्या मौक़े हैं। टैलेंटेड आदमी को कोई कमी नहीं है। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एवेन्यूज वेयर दे कैन गो एंड फाइंड देयर करियर। ये जो हमारे साथ साहबजादे हैं जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनकी क्वालिफिकेशन और इनके प्रोफेशन में कोई मुमासलत नहीं है, लेकिन क्योंकि एक टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग और सेल्फ ड्रिवन आदमी है, तो इस वक्त रात के 9 बजे भी हमारी खिदमत कर रहा है, और ऐसे बच्चों को कोई रोक नहीं सकता। तो ये देखिए, बात ये कि देयर आर वेज ऑफ क्रिएटिंग योर ओन अपॉर्चुनिटीज। अच्छा सर, फिर वो लोग जिनके पास डिग्रीज हैं और वो जॉबलेस हैं, और हमारे मुल्क में बेरोजगारी का रेशो बहुत ज्यादा है, तो फिर उनका क्या कसूर है? क्या उनके पास कोई स्किल नहीं है, क्या उनके पास सिर्फ नाम की डिग्री है? एक बड़ी तादाद इन लोगों की भी है कि जो डिग्री है क्या उसकी वो क्वालिटी है। आप अगर देखिए, मैं किसी बड़े बात से नहीं कहता, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, लेकिन एनईडी यूनिवर्सिटी का तो आपको ग्रेजुएट ऐसे नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि वो एक टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग आदमी है, उसको सही डायरेक्शन में मेहनत करके मौके मिले हैं, और वो अपना रास्ता निकालेगा, चाहे पाकिस्तान में रह के निकाले, चाहे मुल्क से बाहर जाके निकाले। तो बात असल में है, हम उन बच्चों को डायरेक्शन और तरबियत कैसे दे रहे हैं। अगर तो उसकी तरबियत ही गलत हुई है तो वो कागज किसी काम का नहीं। सही। और अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है ना। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि हायर एजुकेशन कमीशन ने निज़ाम तो बना दिया, निज़ाम हायर एजुकेशन कमीशन थोड़ी इंप्लीमेंट करता है, वो तो हम करते हैं। जिस इदारे में लीडरशिप बेहतर है वो अच्छा हो रहा है। सही। अच्छा सर, आजकल एक जुमला सुनने को मिलता है कि वो वक्त आ गया है या आने वाला है कि अब जो है वो डिग्रियों की वैल्यू नहीं होगी, अब आपकी स्किल की वैल्यू होगी। इस पर आप क्या कहते हैं? सर, मैं इस कॉन्सेप्ट से ही कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। वजह कि बड़ा डिसीविंग कॉन्सेप्ट है।
क्यों सर? सर जो बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, टेस्ला है, ये लोग तो आम कहते हैं कि हमें स्किल चाहिए, अगर आपके पास कोई स्किल है तो हम आपको हायर करेंगे, आपकी डिग्री विग्री से हमें कोई लेना देना नहीं। सुना ही है मैंने, होते नहीं देखा। अच्छा, आपने भी सुना ही है या आपने देखा, आपके पास कोई एग्जाम्पल है? नहीं, ये दुनिया में बात हो रही है, सुनिए सुनाइए, ये बात हो रही है सर। एक बात याद रखिए कि राय कायम कीजिए सबूत की बुनियाद, सर देखें या अपने तजर्बे की बुनियाद पे। सर ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जैसे गूगल ने या और जो कंपनीज हैं, उन्होंने ऐसे हैकर्स को हायर किया जिनकी कोई क्वालिफिकेशन या एजुकेशन नहीं थी, मगर उन्होंने उनके सिस्टम को डॉज देकर बाईपास किया और उनको हायर कर लिया। How far that skill is going to take them to? नॉलेज तो आपको बहुत आगे तक ले जाती है, स्किल कहाँ तक ले जाती है? स्किल से तो आप मजदूर होते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप मुझे कोई एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए, दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपने जो है ना वो नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम से स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स पे आ गए हो। आप MIT को ले लीजिए, आप पर्ड्यू को ले लीजिए, आप केम्ब्रिज को ले लीजिए, यू नो द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड, हैव दे ट्रांसफॉर्म देयर डिग्रीज इनटू अ स्किल बेस्ड डिग्रीज? नो। देखिए नॉलेज ड्यू टू रिस्पेक्ट सर, मैं एज अ स्टूडेंट आपसे समझना चाह रहा हूँ कि सर आपकी बात में मुझे समझ इसलिए नहीं आ रही कि अगर मेरे पास दुनिया जहां का नॉलेज है मेरे दिमाग में, मगर मेरे पास स्किल नहीं है, तो मेरे पास लोग होंगे तो सर मैं सिर्फ बातें करूंगा ना। देखिए बातें करते करते तो यहाँ पहुंच गया ना, आपके सामने हूं ना, तो खाली बातें करने से नहीं, जो बातें करता है, जिसके पास आइडियाज होते हैं, जिसके पास नॉलेज होते हैं, उसके पास वो लोग होते हैं जो काम करके देते हैं। जो टेस्ला की बात कर रहे हैं या गूगल की बात कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर एनी अदर टेक कंपनी, तो क्या उनके सीईओज जो हैं वो स्किल बेस्ड सीईओज हैं? नहीं है, दे आर नॉलेज बेस्ड सीईओज, पीपल विद ब्रॉडर विजन, एंड आउट ऑफ दैट विजन दे नीड टेक्निकल लेबरर्स टू गेट दीज थिंग्स एग्जीक्यूटेड। तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि यार मैं तुम्हें आइडिया देता हूं, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं, मुझे कर दो यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। You know, that's how. So the vision is coming from the leadership, which is a knowledge-based vision. But in order to, and they are full of ideas, they're full of revolutionary ideas, they're full of innovative ideas. तो उसके लिए तो उन्हें आलोक चाहिए ना यार, मुझे भाई तुम्हें ये काम आता है ना, ये कर दो, मुझे इससे मतलब नहीं है कि तो, you know, that's the attitude, and that attitude is now being reflected as that the knowledge is going to replace the skills. No, it will never. दुनिया भर में रिसर्च होती हैं, ठीक है, और इनोवेशंस होती हैं, यूनिवर्सिटीज करती हैं, बड़े बड़े मैगजीन में उनकी खबरें लगती हैं। सर पाकिस्तान में हम लोग, हमारी यूनिवर्सिटीज इजादात क्यों नहीं करती? रिसर्च अगर होती हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पर उनको पजीराई क्यों नहीं? सवाल पूछूं सर प्लीज। मैं इजाद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सर जो बाहर के लोग इजादात करते हैं उनको क्या मिलता है? हाँ, मुल्क को फायदा होता है ना? नहीं। मेरी तरक्की और प्रमोशन का क्राइटेरिया में इजाद है ही नहीं, तो मैं तो उस चीज पे मेहनत करूंगा। सबसे पहले तो मैं वो काम करूंगा जिससे मेरी तरक्की आसानी से हो जाए, क्विकली हो जाए, तो उसमें इजादात का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो एक बात तो ये, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। नहीं, शॉर्टकट नहीं है भाई। आपको तरक्की करने के लिए एक लेडर है ना, तो आप किसी दूसरी सीढ़ी पे क्यों चढ़ेंगे जब आपको पता है कि ये रास्ता कहीं नहीं जा रहा? जो रास्ता आपको ऊपर ले जाएगा उसी पे जाएंगे ना। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो दूसरी चीज ये कि मैंने कोई ईजाद कर ली, फर्ज की ईजाद नहीं की बल्कि ईजाद के करीब पहुंच गया, एक आइडिया मेरे पास आ गया, उसको आइडिया को किसी चीज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो क्या हमारे पास कोई एंजल फंडिंग मैकेनिज्म है, कोई वेंचर कैपिटल फंडिंग मैकेनिज्म है, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैकेनिज्म है? नहीं है। अच्छा फर्ज कीजिए कि मैंने, जैसे हम कहते हैं इस एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में कि देयर आर 3 F's हु फंड दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड फूल्स। फर्ज कीजिए मुझे कोई एक बेवकूफ मिल गया, उसने कहा चलो यार मैं तुम्हें पैसे देता हूं, तुम ये कर दो, मैंने कर दिया, मैं बेचूंगा? Innovation, eventually a discovery or an invention has to be sold to somebody who can scale it up so that the society can be benefited. तो मैं किसको बेचूं? तो खरीदारी नहीं। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि आकिब गाडेत ने पाकिस्तान में होते हुए अपनी जो प्रोडक्ट थी वो $300 मिलियन की सिलिकॉन वैली में बेच दी, क्योंकि मार्केट प्लेस वहां थी।
सर इन साहब के बारे में कुछ बताइए जो हमारे व्यूअर नहीं जानते, कौन है ये? आकिब गालिब साहब एक एनईडी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं। इज अ यंग बॉय और उन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी। वैसे तो माशाल्लाह उनकी कई कंपनीज हैं, लेकिन उसमें जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाई वो ऐसी थी कि जो कि ज़ाहिर है कि इसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन थी और मुख्तलिफ कंपनीज को उसकी ज़रूरत थी। तो उन्होंने जो कंपनीज जिनके बड़े बिजनेसेस थे उनका ये छोटा बिजनेस वाला आ रहा है, चलो अगर ये बेचना चाह रहे तो उसे ले लें ताकि हम स्केल अप कर लें उसको। तो बात ये कि मार्केट प्लेस तो है नहीं आपके यहाँ। अब अगर बिगर पिक्चर देखें, मेरे ग्रोथ में मेरी इनोवेशन का कोई फंक्शन नहीं है। अगर मैं इनोवेटिव हूं और इन्वेंशन करना चाहता हूं तो मेरे पास फंडिंग मैकेनिज्म नहीं है, और अगर मैंने कहीं ना कहीं से पैसे ले लिए तो मेरे पास मार्केट प्लेस नहीं है। तो ये आपको एक पूरा इकोसिस्टम होता है, वो इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। उस इकोसिस्टम के 4-5 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट तो आपको इंसेंटिवाइजेशन है। अब इंसेंटिवाइजेशन इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, जिसमें मैं कह दूं कि साहब आज से मेरे प्रमोशन के क्राइटेरिया में इन्वेंशन इज वन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस, एवरीबडी विल गेट इनटू इनोवेशन। दूसरी चीज ये है कि मैं कहीं से पैसे ला के रख दूं कि देखिए भाई ये पैसे हैं, यू पिच योर आइडिया, वी विल इवैल्यूएट योर आइडिया, एंड इफ द आइडिया इज गुड विल इन्वेस्ट विद यू, बट इफ देन विल बिकम पार्टनर, हमारा शेयर होगा उसमें। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तीसरी चीज ये कि चलिए अब अगर फर्ज कीजिए ऐसा हो भी गया तो कोई ऐसी मार्केट प्लेस हो, कोई ऐसे टेक्नोलॉजी पार्ट्स हो जहां पे इसको स्केल अप करके बेचा जा सके, या ना भी बेचा जा सके तो स्केल अप करके मार्केट में ले जाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली पूरा इकोसिस्टम है नहीं। ना होने का गम नहीं है, गम इस बात का कि अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। सर अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि पाकिस्तानी रिसर्चर्स के बहुत से रिसर्च पेपर्स जो हैं वो जाली निकले, फेक थे। और वैसे तो दुनिया में होता है, मगर काफ़ी सारे पाकिस्तानियों के जो है वो रिसर्च वर्क जो है वो फेक करार दिया गया। तो सर ये हम ऐसा क्यों करते हैं? अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। अगर निकले तो उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? एक दफा आप डिटरेंस क्रिएट कर दे, दोबारा नहीं हो। तो आपकी नॉलेज में है कोई एक्शन हुआ हो, गवर्नमेंट ने कुछ हिली हो, यार मुल्क की बदनामी हुई है? नॉट दैट आई नो ऑफ, नो, मुझे इल्म में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि चलिए मुल्क की बदनामी ज्यादा, इदारे की बदनामी हो रही है। आप उस इदारे में और तालीमी इदारों में जिसमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग आ जाएंगे तो फिर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे सकते। चलें सर एनईडी की यूनिवर्सिटी की तरफ वापस आते हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त एनईडी यूनिवर्सिटी के माली मामला कैसे चल रहे हैं? मतलब फंडिंग आपको मिल जाती है, गुजारा हो जाता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम ये जो तालीमी इदारे हैं ना, जो इस तरह के सरकारी तालीमी इदारे, ये प्रॉफिट मेकिंग तो है नहीं। ठीक है, एक तो पहली बात ये तय है। दूसरी बात ये है कि हमें जो अपनी फीस है ना, वो इस हद तक रखनी चाहिए कि अफोर्डेबल रहे। और तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सर वैसे एनईडी की फीस भी सर आपको लगता है कि अफोर्डेबल है? 80,000 साल की है, 70,000 साल की, 70,000 रुपए साल की। एक ग्रेजुएट पे एक साल में 3,60,000 रुपए खर्च होते हैं। और बाकी जो है वो यूनिवर्सिटी, अब देखिए 3,60,000 रुपए खर्च होते हैं। उस 3,60,000 में से अगर वो 70,000 रुपए अपनी जेब से देता है तो 2,90,000 का इंतजाम तो कहीं और से हो रहा है ना। And that is through grant and aid from the federal and the provincial government, and the university has its own resources to pitch in money. मेरे पास इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 24% of my income comes from federal grant, 25% of my income comes from provincial grant, ये 49% हो गई। बाकी जो 51% है उसमें से 26% is the fee and 25% is the contribution of the university from its own resources. अच्छा, तो आप अगर देखें तो ये सर ऑन रिसोर्सेज ये क्या है? ऑन रिसोर्सेज ये होती है कि देखिए यूनिवर्सिटी बहुत सारे काम करती है। मतलब फॉर इंस्टेंस हम कंसल्टेंसी करते हैं, फॉर इंस्टेंस हम अपनी लैब्स को कमर्शियली यूटिलाइज करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किराए पे भी इस्तेमाल करते हैं और उससे सब्सटेंशियल अर्निंग होती है। फिर अबव ऑल हमारे पास एक इदारा है विच इज कॉल्ड सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और उसमें प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग करते हैं।
तो वो पेड होती है। जी, वो सर्टिफिकेट कोर्सेज वो होते हैं। मैं सालाना, ये मैंने पिछले साल में 202 मिलियन से अर्न किए। 202 मिलियन का मतलब ये है कि कोई 20 करोड़ रुपए, ठीक है। तो हमारी वो सब्सटेंशियल इनकम है। अच्छा, फिर हम क्या उसको बैंकों में तो नहीं रखते ना, हमारा प्राइमरीली मकसद यही है कि तालीम को सब्सिडाइज कर दिया जाए। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आपको पता है कि 3000 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देते हैं। 236 मिलियन की स्कॉलरशिप दी इस साल। 236 मिलियन का मतलब 23 करोड़ 60 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी इज नॉट कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं और उनके लिए भी 70,000 देना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे पास 20 बसें हैं और वो बड़े सब्सिडाइज रेट पे चलती हैं। जाहिर है कि हम सब बच्चों को केटर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं वो करते हैं। और उसमें जाहिर है कि जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो चीज़ों की कीमतें वो स्काई रॉकेटिंग है और हमारी इनकम उस तरह से हम इंक्रीज नहीं कर सकते। आई ट्रूली डोंट बिलीव इन इंक्रीजिंग फी। 5-7% इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। अच्छा, हम अभी इस दफ़ा हम एक बड़ा इनोवेटिव स्कीम लाए हैं, दिस इज मेरिट बेस्ड फेलोशिप। तो उसमें ऐसे भी बच्चे होंगे कोई 250 कि जिन्हें कोई फीस नहीं देनी होगी, और इसी तरह 250 ऐसे बच्चे भी होंगे कि जिन्हें 70% वेवर होगा, ठीक है। और कोई इसी तरह 50% और 50% का 25% और 30% 25%। सो 100% ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट सम वेवर्स। वजह यह है कि मुझे बहुत शिद्दत से ये एहसास है कि इतनी महंगाई हो गई है और जो हमारा टैलेंटेड बच्चा है वो किसी माली वसाइल ना होने के से रह ना जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये क्या कहानी है कि अभी ये जो रिजल्ट्स आए हैं सिंध के कॉलेजेस के, तो आपने अपना मेरिट कम कर दिया क्योंकि पीछे से मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स ही कम है? ये क्या? नहीं, ये क्या है? आप थोड़ा सा देखिए, मेरिट कम नहीं किया है। देखिए, हमारे पास 2938 सीटें, तकरीबन 3000 समझ लीजिए। हमारे पास जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो 11,000 होते हैं, तो हमारे पास तो कमी है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये थी कि इस दफा हमारा रिजल्ट, हमारा जो एडमिशन है वो फर्स्ट ईयर बेस्ड होता है, और इस दफा फर्स्ट ईयर रिजल्ट बहुत खराब आया है। तो उसकी वजह से तो हमने थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया है, लेकिन आखिर में कंडीशन ये 60% से कम वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, 60% तो मिनिमम है ना, लेकिन हमारा एडमिशन खत्म होता है 72-74% पे, तो बीच में गैप बहुत है। लेकिन बच्चों को क्योंकि इस दफा देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि 55 पहले हम देते थे, 60% से कम पे नहीं देते। अब हमने उसको 55 इसलिए कर दिया कि फर्स्ट ईयर में क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है, तो हो सकता है वो जिसके 55% आए थे वो सेकेंड ईयर में 65 लाके 60 पे आ जाए। तो वी ट्राइंग टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स, बट एट द सेम टाइम ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ मेरिट लोअर नहीं हो, क्योंकि एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा हैं कि 11,000 एप्लीकेंट्स हैं, 3,000 सीटें, तो आएंगे वही टॉप के लोग। सही। अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल का तनासुब क्या है? भाई ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल। हमारे पास जो 44% बच्चे हैं। 44% बच्चियां हैं? जी, लड़कियां 44% है। अच्छा, ओवरऑल, और अंडर ग्रेजुएट में 47% है। तो सर ये लोग जो कहते हैं कि मतलब एक तासुर है कि लड़कियां इंजीनियरिंग की तरफ नहीं आती, वो मेडिकल की तरफ जाती हैं, तो नहीं, ये तो वजह ये है कि मेडिकल में 90% लड़कियां हैं, इस वजह से है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में सम काइंड ऑफ, ये जो नंबर आप बता रहे हैं, सम काइंड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंजीनियरिंग में। देखिए, मैंने दुनिया के 2 बड़े तालीमी इदारों में पढ़ा है, बाहर जाके अमेरिका में और इंग्लैंड में, और बग़ैर मैंने सारी ज़िंदगी तालीमी इदारों में इंटरेक्शन में गुजारी है, और दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ में बाहर की जाने का इत्तफाक हुआ है। मैंने किसी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में इतनी लड़कियां नहीं देखी दुनिया में, वो चाहे अमेरिका हो और चाहे वो इंग्लैंड हो और चाहे वो दुनिया का कोई और मुल्क हो। अच्छा सर, और ये जो बच्चियां यहाँ से पास आउट होती हैं, तो आपको लगता है कि ये हमारी सोसाइटी में हिस्सा मिलाती हैं, जॉब करती हैं, या घर बैठ जाती हैं? मेडिकल में तो सर ऐसा होता है। नहीं, देखिए इसको भी समझने की जरूरत है। सोसाइटी में हिस्सा मिलाती हैं, हाँ। अब उस सोसाइटी में हिस्सा कैसे मिलाती हैं? खाली क्या जॉब करना ही सोसाइटी में हिस्सा मिलाना है? एक तालीम याफ्ता माँ का होना ज्यादा अहम नहीं है ना? तो देखिए, हम उसको हाउ वी मेजर,
अगर तो हम अपनी औरत को और खवातीन को और अपनी बच्चियों को मर्दों की यार्डस्टिक से नापेंगे तो शायद ज्यादती करेंगे। ये वेस्ट कर रहा है। वेस्ट में बज़ाहिर औरत से भी वही इंप्रेशन दिया जा रहा है जो मर्द का है और स्टैंडर्ड मर्द का है। उल्टा क्यों नहीं है? ठीक। और अगर औरत और मर्द का रोल एक ही जैसा है माशरे में, तो फिर स्पोर्ट्स में औरतों और मर्दों में कंपटीशन क्यों नहीं होता? 100 मीटर और औरतों का एक साथ क्यों नहीं होता? क्यों किसी क्रिकेट टीम में और फुटबॉल की टीम में मर्द और औरतों की कंबाइंड टीम नहीं होती? Because they have different physical capabilities and that is why they perform differently. I'm not talking about mental capability. नहीं सर, मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, इसका बहुत से लोग काउंटर इसका ये आपको पेश करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई खातून है, उसने डॉक्टर बन गई पढ़ लिख के, उसके बाद वो जॉब कंटिन्यू की नहीं की, वो घर पर बैठ गई, तो हुकूमत ने उसका अपना राइट नहीं होना चाहिए? नहीं सर, हुकूमत ने जो इतना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, वो खातून घर बैठ गई, बच्चों की तरबियत कर रही, यही हुकूमत किसी और बच्चे पे इन्वेस्ट करती जो जॉब करती। लेट मी पुट इट द अदर वे अराउंड। एक बच्चे को हमने इंजीनियर बनाया और वो पॉलिटिक्स में चला गया। एक को इंजीनियर बनाया, वो सिविल सर्विस में चला गया, पुलिस में डीआईजी हो गया। एक को इंजीनियर बनाया, वो क्रिकेटर बन गया। तो ये जाती नहीं है क्या? ये बात ये कि सोसाइटी में डिफरेंट रोल है और उन हर रोल की इंपॉर्टेंस है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि उस बच्ची ने एमबीबीएस कर लिया था तो अब उस पर लाजिम है कि वो जॉब करे, मैं समझता हूं उसकी पर्सनल लिबर्टी पर इंफ्रिंजमेंट है। लेट हर डिसाइड। जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि शी इज नॉट डिसाइडिंग, her parents are deciding, her in-laws are deciding, her husband is deciding. This is where we have to draw a line. That individual should be facilitated, given the authority to make the decisions of her own. सही। यहाँ खराबी है। वरना तो मैं समझता हूँ जो लड़की घर बैठ गई और पढ़ने के बाद, और वो इंजीनियर जिसने इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और शुरू कर दिया, बराबर है। सर नो डाउट एनआईटी यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नाम है इंजीनियरिंग का और आपने बहुत से काबिल लोग दिए, मगर सर इसका आउटकम हमें यहाँ पाकिस्तान में नज़र क्यों नहीं आता? हम इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ चाहिए होती है, वो एक सुई से लेकर जहाज़ तक वो चीन से इंपोर्ट करते हैं। तो सर हम यहाँ पर ये इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें जो इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखती हैं वो यहाँ क्यों नहीं बनाते? इसमें एनआईटी से पढ़ने वाले किरदार अदा क्यों नहीं करते? देखिए हमारी पॉलिसीज ऐसी रही है ना, हमने एक अच्छे खासे इंडस्ट्रियल कंट्री को एक एग्रीकल्चर कंट्री बना दिया। अयूब खान साहब के ज़माने में तो हमारी जो बेस थी वो इंडस्ट्री थी, हर चीज़ बना रहे थे हम, एंड द कंट्री वाज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट इंजीनियरिंग इज नॉट पॉसिबल। फिर वो वक्त आया कि हमने नेशनलाइज किया चीज़ों को स्टेट कंट्रोल में लिया, और दिस इज वेयर द डाउनफॉल टुक प्लेस। और उसके बाद से हमने कभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कभी पैटर्नाइज ही नहीं किया। तो इंजीनियरिंग की खपत तो दो ही जगह है ना, या इंफ्रास्ट्रक्चर में है या मैन्युफैक्चरिंग में। तो जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग बेस ही नहीं डेवलप हुई, और जो हो भी रही है तो वो क्या हो रहा है, हम जापानी और कोरियन कंपनियों के ब्रांड्स यहाँ बनाते हैं और जो पैसा कमाते हैं वो जापान और कोरिया भेज देते हैं। तो एक्चुअली क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्टेट डिसाइड करेगा। और स्टेट का काम नहीं है ये बिजनेस करना, स्टेट का काम है पॉलिसी एनेबलमेंट, कि किस तरह से हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि ये एक ऐसी मार्केट बन जाए कि जो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो। सर 90s में हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक ही जगह पर थे, बल्कि पाकिस्तान थोड़ा सा कहते हैं कि इंडिया से आगे था। तो सर हम ये तालीमी मैदान में इतना पीछे क्यों रह गए? हम तालीमी मैदान में पीछे रहे इसीलिए तो वैसे पीछे हो गए। नहीं, इसका रीजन क्या है? अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान का तालीमी बजट देख लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान का तालीमी मेयार देख लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान के स्कूलों का मेयार देख लीजिए। तो एक्चुअली हमने किसी लेवल पे भी अपने यहाँ तालीम पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया ना। हमने तो और जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट था और जो कंट्रोल्स थे उनको भी लूजन कर दिया। तो जब लूजन कर देंगे तो फिर यही होगा। तो एक्चुअली वो जो बात वहीं से शुरू हुई थी कि अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है। एज इंडिविजुअल्स तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एज अ नेशन हम नहीं पढ़ा रहे। जब तक हम एज अ नेशन नहीं पढ़ाएंगे, और पढ़ाने से मुराद अच्छी क्वालिटी,
वो क्वालिटी नहीं जो मेरा स्टैंडर्ड है, जब तक आप कहीं नहीं जा रहे। सही। अच्छा सर, मुल्क में आपको भी पता ही है कि तेजी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप किसी बच्चे पर बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाते हैं, हमारे माशरे में उसे मुकाम नहीं मिलता, मगर वो अमेरिका, यूके या कहीं और जाता है तो उसे हाथों हाथ लेते हैं और बड़ा आदमी बन जाता है। बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी बनाता है और सेल कर देता है। किस हद तक मैं आपसे इख्तिलाफ कर सकता हूँ? तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे किस हद तक इख्तिलाफ कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज। ये ब्रेन ड्रेन अभी थोड़ी हो रहा है सर, अब तेजी से हो रहा है ना, हम नंबर्स देखते हैं तो नंबर्स में बहुत इंक्रीज आया सर। नो सर, एक्चुअली बात है अब हमने गिनना शुरू कर दिया। ये जिन लोगों की हमने शुरू में बात की है, जो कि अमेरिका में जाके करोड़ों और अरबों डॉलर में अपनी कंपनियां बना बना के बेच रहे हैं, वो आज थोड़ी गए थे, वो तो 80s और 90s में गए थे। उस वक्त हम गिनते नहीं थे। मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी क्लास में सिविल इंजीनियरिंग में 220 लोग थे, उसमें से ग्रेजुएशन के पहले साल में 180 बार चले गए, उसमें से 3 वापस आए। अच्छा, ठीक है। और बाहर जाना उस वक्त बहुत आसान था, पाकिस्तानी पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू थी, अफगान वॉर चल रही थी और पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे, तो आप सुबह यूएस वीजे के लिए अप्लाई करते थे, दोपहर में वीजा मिल जाता था। 9 रुपए 90 पैसे का डॉलर था। एक सेमेस्टर की फीस $2000 हुआ करती थी। तो अगर 10 रुपए का डॉलर था तो आपको एक सेमेस्टर में 20,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। तो उस वक्त तो मैं समझता हूं इंजीनियरिंग में जितना ब्रेन ड्रेन हुआ है या मेडिकल में जितना ब्रेन ड्रेन हुआ, आज तो उसके अशरशीर नहीं हो रहा। या अगर आप इस ब्रेन ड्रेन को अच्छा समझते हैं? नहीं, मैं इसको बुरा भी नहीं समझता। अच्छा, मैं इसको बुरा भी नहीं समझता। वजह यह है कि बाहर जाके सीख के तो आ रहा है ना आदमी। नहीं, आ नहीं रहा ना सर, यही तो मसला है। आप वो तो कह रहे कि हम नहीं आना चाहते। अब तो लोग ये कहते हैं सर, इवन के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनसे अक्सर मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं यार मैं एक दफा बाहर जाने दो, पलट के नहीं आऊंगा। इस मुल्क के अंदर डॉलर कहां से आ रहा है? रेमिटेंस बहुत बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स। आपकी कोई एक्सपोर्ट्स तो है नहीं, तो द ओनली थिंग दैट वी हैव एक्सपोर्टेड इज आवर यूथ। मगर सर प्रॉब्लम ये है ना कि जो लोग वहां से रेमिटेंस भेज रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं, वही अगर इस वक्त इस मुल्क में होते तो हमारी दूसरी नस्ल को ट्रेन नहीं कर रहे होते। आई डोंट थिंक सो। वो भी ऐसी हो जाते जैसे मैं और आप है। इसी माहौल में रहते ना, तो वह डिफरेंट। देखिए, यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम ग्रोइंग एंड माइग्रेटिंग। बात यह है कि क्या अब उस रिसोर्स को आप अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं या नहीं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका वो ह्यूमन कैपिटल जो बाहर चला गया था और जो अब बेटर ट्रेंड है, तो आप ऐसे मौके प्रोवाइड कर दीजिए कि वापस आ जाए। इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने भी तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन किया ना, है। तो बात ये कि हम रिवर्स ब्रेन ड्रेन। अच्छा, यही वो लोग, आप इंडिया में क्या हो रहा है, वो लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे, अब अपनी कंपनियां इंडिया में खोल के काम कर रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग देयर ओन कंट्री ऑल्सो। मसला ये है ना कि अब जिस स्टूडेंट का आप नाम ले रहे थे जिसने बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी बेची है, अगर अब उन्हें कहें कि आप अपना सरमाया लेकर पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ पर तो लोड शेडिंग है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, वो बेचारा यहाँ आकर क्यों आएगा सर? क्यों आएगा? आप उसे क्यों कहेंगे? अनलेस कि आप अगर वाकई इंटेंट करते हैं तो फिर आप वैसे मौका वाकई प्रोवाइड करें। यही तो इंडिया में यही तो हो रहा है ना। कि आपका क्या ख्याल, इंडिया में लोड शेडिंग नहीं होती? होती है सर, मगर लेकिन बात यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है, तो इसीलिए वो कंपनीज वहां अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में लग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आपने वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया ना। यहाँ आप वो एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे। आई एम सॉरी, वी हैव फेल्ड टू डू दैट। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन माइग्रेशन, there's nothing wrong in going. And if when people talk about brain drain, this brain drain is happening for the last 50 years or 45 years as far as I remember. अब सिर्फ फर्क ये है कि people are migrating because of dejection. Previously, people were migrating for better environment and better quality and better prospects. So when they used to go abroad, they used to go abroad with a positive mindset.
नाउ द पीपल आर गोइंग विद अ नेगेटिव माइंडसेट। सिर्फ फर्क इतना है, वरना हमारे पास अगर उस जमाने के स्टेटिस्टिक्स हो तो नंबर्स विल नॉट बी वेरी डिफरेंट। लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि NAD के वाइस चांसलर की हैसियत से आप अब तक क्या अचीव नहीं कर पाए? क्या ख्वाब है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है और मैंने जो चीज़ तसव्वुर भी नहीं की थी वो अल्लाह ताला ने मुझसे करा थी। यूनिवर्सिटी की सबसे पहली चीज़ तो माली इस्तेहकामी थी। जब मैंने हालांकि मैं सारी ज़िंदगी इस इदारे से वाबस्ता रहा, लेकिन जब वाइस चांसलर का चार्ज लिया तो हमारे पास कोई तकरीबन 45 करोड़ रुपए का कर्जा था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास एक पाई का कर्जा नहीं है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स थे जो कि एम्प्लॉय रिलेटेड और एंडाउमेंट फंड रिलेटेड थे, उसमें कोई 5 गुने का इजाफा हुआ। यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुआ। एलुमनाई एंगेजमेंट बहुत बड़ा है। ये गवाह है कि अब जिस तरह से एलुमनाई इन्वेस्टमेंट होता है यूनिवर्सिटी में वो पहले कभी नहीं था। जहां तक लीगल फ्रेमवर्क, सर ये फंडिंग मतलब इन्वेस्टमेंट होती है या चंदा होता है, क्या होता है? डोनेशन है? नहीं, देखिए मैंने तो बड़ा सिंपल रखा हुआ है, मैं पैसे किसी से लेता ही नहीं। ठीक है। मैं तो प्रोजेक्ट पिच करता हूँ, कहते हैं बना दो, अपने पैसों से बनाओ, खुद बनाओ। उसमें कहता है डोनर कॉन्फिडेंस रहता है। अगर मैंने कहा कि ये काम करने में 2 रुपए लगेंगे और 2.5 रुपए लग गए तो डोनर अपनी जेब से लगा रहा है, खुशी से कहता हाँ सही हो लगे। अगर मेरे हाथ से 2.5 रुपए हो जाएंगे, 2.5 रुपए नहीं, 1-2 रुपए 5 पैसे भी हो जाएंगे ना, तो वो कहेगा ये गड़बड़ हो गई। तो ये मैंने बहुत काम कराया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराया है, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए, क्लासेस का रेनोवेशन कराया है, बहुत सारे काम कराए, लेकिन पैसे को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, जब वो खुद करते हैं ना तो बड़े दिलो जान से करते हैं, फिर एक सेंस ऑफ एंगेजमेंट भी होता है। दूसरी तरफ अगर टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क की तरफ देखें, जो वाइस चांसलर की मैं समझता हूँ बड़ी जिम्मेदारी है, तो सबसे पहले तो ये कि मैंने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म अप्रूव किया है कि जब नाउ इफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डेवलप्ड वी आर एबल टू सेल इट। सरकारी इदारे खरीदते हैं, बेचते नहीं है। एटलीस्ट वी हैव अ फ्रेमवर्क नाउ। दूसरी चीज ये है कि मैं एक वेंचर कैपिटल फंड डेवलप कर रहा हूँ $50 मिलियन का। अच्छा जी। और तीसरी चीज ये कहाँ यूज होगा? यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में रिसर्च की डेवलपमेंट के लिए, वो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि एंजल फंडिंग और वेंचर कैपिटल फंडिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फंडिंग, उसके इसमें कितनी कामयाबी मिली है आपको? अभी तो शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि हम 1 साल के 1.5 साल के अरसे में ये ले लेंगे, लेकिन जाहिर है उसका मेहनत बहुत करनी है, पिचिंग बहुत करनी है। देयर आर वेज टू डू इट। तीसरी चीज जो है जो मैंने की है और जो अभी शुरू तो नहीं हुई लेकिन अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट $90 मिलियन बाय गवर्नमेंट ऑफ कुवैत टू डेवलप अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है। उसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बड़ी मावनत रही। और अब हमारे, मैं जो आपसे कह रहा था कि कोई मार्केट प्लेस ही नहीं तो बेचूं तो कहाँ बेचूं, तो अब वो मैकेनिज्म आ गया है। मैंने बीज बोए हैं, फल आने वाली नस्ल खाएगी। लेकिन आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म द आउटलुक ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी शुड वर्क फॉर फ्यूचर। यूनिवर्सिटी शुड नॉट वर्क फॉर प्रेजेंट, लेट अलोन पास्ट। दूसरी बात यह कि जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी तो आप बहुत सारी चीजें कर सकेंगे। मिशन क्या है सर आपका यूनिवर्सिटी को लेकर? मिशन तो मैंने आपको बता दिया, बड़ा सिंपल है, टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल। I don't think it's there could be any other thing. Now, सर कोई टारगेट नहीं है कि मतलब क्वालिटी को टारगेट दे नहीं सकते। अच्छा, अब कैसे कि मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में चलें, टॉप 500 में आए, 100 में आए। ऑलराइट, तो मेरा टारगेट ये है कि इस इदारे की तारीफ गैर भी करे, कॉम्पिटिटर भी करे, नापसंद करने वाला भी करे। इस इदारे की खुशबू जो है वो इतनी स्ट्रांग हो किसी को कोई इग्नोर नहीं कर सके। मैं यस, रैंकिंग इज इम्पोर्टेंट, सो आर द अदर थिंग्स, लेकिन जो थर्ड पार्टी असेसमेंट है, जो यूनिवर्सिटी का परसेप्शन है, दैट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। दैट इज व्हाट आई थिंक आई वुड नॉट क्लेम कि मैं 100% सक्सेसफुल, बट आई हैव मेड सम सक्सेस। अब लोग NAD यूनिवर्सिटी को
डिफरेंट नज़र से देखते हैं, जो आज से चंद साल पहले एक थोड़ा सा देयर वाज सम डेंट ऑन आवर रेपुटेशन अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी हैव रीगेन्ड दैट, इन फैक्ट गॉन बियॉन्ड दैट। और उसकी जो देखिए लीडरशिप, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरशिप, ये चीज़ें अहम हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करें और उनको थोड़ा सा भी पॉलिश कर देंगे ना, तो वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि फिर वो खुद ब खुद, एंड दे आर द पीपल हु ब्रिंग इन द गुड नेम टू द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में सरोज लोधी साहब की वजह से इज्जत नहीं है, उसके जो ग्रेजुएट्स हैं जो जाके परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपकी वो खुशबू है जिससे लोग आते हैं आपकी तरफ। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। एज वाइस चांसलर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपनी तनख्वाह हलाल कर रहा हूँ, मैं तो काम ही ये है। दूसरी बात ये कि एज वाइस चांसलर मैं अकेला कर रहा हूँ क्या? देयर इज अ कंप्लीट टीम, सो मेनी पीपल हु आर रिस्पांसिबल, वी वर्क। मैं कभी कभी कहता हूँ कि वी वर्क लाइक एन ऑर्केस्ट्रा एंड आई एम द बैंड मास्टर। मैं तो सिर्फ हाथ हिलाता हूँ, म्यूजिक तो वो लोग बजाते हैं। चलें सर, बहुत अच्छी रही आज की नशिस्त, आपको आपसे बहुत सीखने को मिला। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी।